प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे तंत्रिका तंत्र से। हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, हर एक परीक्षा के लिए आवश्यक होगा। सिपाही, दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबके लिए ज़रूरी है। तो 20 क्वेश्चन का जो डिस्कशन देंगे, समझ के वो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट होगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन आप देखते जाएंगे। तो शुरू करना है क्या, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। इसके पहले हम लोग जान लें कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है समूह, अंगों के वैसे समूह जो संवेदना एवं उद्दीपन को ग्रहण करता है, तो उसे हम कहेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसको बोलेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और संवेदना और उद्दीपन दो टर्म का हम यूज कर रहे हैं। संवेदना को इंग्लिश में कहते हैं सेंसेशन। जैसे मान लें कि पंखा लगा हुआ है, तो हम पंखा देखें तो पंखा का फिगर आंख पर बनेगा, रेटिना पर बना है प्रतिबिंब, लेकिन आंख नहीं बतलाएगा कि ये क्या देख रहे हैं। कौन बतलाएगा? तो मस्तिष्क बतलाता है। मस्तिष्क बतलाएगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो मस्तिष्क किसका पार्ट है? तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। एक टर्म आया है उद्दीपन। तो उद्दीपन का मतलब होता है अनुभव। जैसे कोई चूटी काट ले तो ये अनुभव हुआ, तो वो कहलाएगा उद्दीपन। तो संवेदना और उद्दीपन ग्रहण करने वाला अंग कहलाता है तंत्रिका, और तंत्रिका का समूह कहलाएगा तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम से अब क्वेश्चन हम एक एक करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। क्वेश्चन 1 में है कि तंत्रिका की इकाई क्या है। तो तंत्रिका की इकाई ए नंबर, इसका आंसर दे दें और लिखेंगे न्यूरॉन। तंत्रिका की इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन को कहते हैं तंत्रिका कोशिका, भी हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तो सबसे बड़ी बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। हमारे बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का समूह कहलाएगा तंत्रिका, और तंत्रिका का समूह तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। तो 1 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा में है कि निम्न में कौन संवेदी तंत्रिका है। पहला चॉइस है दृक् तंत्रिका, दूसरा घ्राण तंत्रिका, तीसरा श्रवण तंत्रिका, चौथा सभी। तो ये हो जाएगा सभी, डी। आंसर हो गया इसका डी। अब देखिए ये संवेदी तंत्रिका का मतलब क्या? संवेदी तंत्रिका, तो तंत्रिका को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। तंत्रिका 2 तरह का होता है। एक का नाम है संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व, और दूसरा हो गया प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका जिसको कहते हैं मोटर नर्व। तो तंत्रिका कितने प्रकार के हो गए? 2। एक का नाम है संवेदी तंत्रिका जिसको कहते हैं सेंसरी नर्व, और दूसरा हो गया प्रेरक तंत्रिका जिसको कहेंगे मोटर नर्व। तो संवेदी तंत्रिका क्या होता है जान लें। संवेदी तंत्रिका का मतलब हो गया कि ग्राही अंग से, जैसे ग्राही आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? ग्राही अंग है। जो सेंसेशन को ग्रहण करे वो होता है ग्राही अंग। तो ग्राही अंग से संवेदना को यानी सेंसेशन को मस्तिष्क में पहुंचाने वाला तंत्रिका कहलाएगा संवेदी तंत्रिका। फिर से कि ग्राही अंग संवेदना को ग्रहण करके मस्तिष्क में पहुंचाता है। तो जिस नर्व के द्वारा संवेदी अंग, जिस नर्व के द्वारा तंत्रिका ग्राही अंग से संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचाता है, वह कहलाएगा संवेदी तंत्रिका। और एक है मोटर नर्व यानी प्रेरक तंत्रिका। तो प्रेरक तंत्रिका होता है कि मस्तिष्क
इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन में प्रभावी अंग तक जो सूचना भेजता है, जिस नर्व के द्वारा सूचना भेजता है, उस नर्व को हम लोग कहेंगे प्रेरक तंत्रिका या मोटर नर्व। तो याद रखेंगे कि ब्रेन हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉडी का, ब्रेन तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बॉडी का। तो इसका जो सूचना है वो पैदल नहीं चलेगा, मोटर से चलेगा। और इस तरह से मोटर नर्व कहाँ संवेदना सूचना को कहाँ से कहाँ भेजेगा, तो मस्तिष्क लेके प्रभावी अंग तक, इसको कहा जाता है इफेक्टर ऑर्गन। जैसे मसल्स हुआ इफेक्टर ऑर्गन है, प्रभावी अंग है, तो ये कहलाएगा प्रेरक तंत्रिका। तो तंत्रिका कितने प्रकार के हो गए? 2, सेंसरी नर्व और प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व में देखते हैं, सेंसरी नर्व में है जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व है, इसको कहते हैं घ्राण तंत्रिका। घ्राण में होता है गंध, घ्राण तंत्रिका। यह नाक से लेकर के मस्तिष्क तक जाता है, मतलब नाक से संवेदना को लेकर कहाँ पहुंचाएगा? मस्तिष्क तक। तो जाएगा नाक से मस्तिष्क तक। दूसरा देखते हैं ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी माने होता है सुनना, तो ये हो गया श्रवण तंत्रिका हिंदी, श्रवण तंत्रिका। ये जाता है कान से लेकर मस्तिष्क तक, यानी कान से संवेदना को यह मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तो कान से मस्तिष्क तक। और एक है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक जहां लग गया उसका मतलब हो गया देखना, तो ऑप्टिक नर्व हो गया दृक तंत्रिका हिंदी में कहते हैं। दृक माने देखना, दृक तंत्रिका। ये हो गया आंख से मस्तिष्क तक। आंख से मस्तिष्क तक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका में ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑडिटरी नर्व और ऑप्टिक नर्व देखे। ऑल्फेक्शन माने गंध होता है, तो गंध को मैंने कहा नाक से आप गंध का एहसास करते हैं, तो नाक से मस्तिष्क में जाएगा। ऑडिटरी, ऑडिट माने क्या? सुनना, तो कान से मस्तिष्क तक जाएगा ऑडिटरी नर्व। ऑप्टिक हो गया देखना, तो आंख से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, तो ये कहलाएगा ऑप्टिक नर्व। तो ये था संवेदी तंत्रिका का पाठ। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा में है कि साइटोन किससे संबंधित रचना है। तो आंसर पहले लिख दें, बी, माने न्यूरॉन से संबंधित रचना का नाम साइटोन है, यानी कि न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है। ये एक नंबर में था नेफ्रॉन। तो ये जानते हैं कि किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, माने बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके तब किडनी का निर्माण होता है। तो न्यूरॉन में देख लें न्यूरॉन किस तरह का रचना है। न्यूरॉन तंत्रिका की इकाई है। ये तंत्रिका का फिगर है। तो तंत्रिका का मेन पार्ट है, ये कहलाता है साइटोन। तंत्रिका का मुख्य भाग साइटोन है। क्वेश्चन पूछता है कि साइटोन किससे संबंधित रचना है, तो साइटोन तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग हुआ। इसी से फिंगर लाइक रचना देखने निकला हुआ, उंगली जैसी रचना, तो इसका नाम देते हैं डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन है। और
डेंड्रॉन से पतली पतली रचना है, इसका नाम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स संवेदना को ग्रहण करता है। और ये एक्सॉन है, लंबी धागा, इस रचना का नाम है एक्सॉन, और यह संवेदना को आगे बढ़ाता है। लास्ट में एक्सॉन कई शाखा में बटा रहता है, जिसका नाम है सिनेप्टिक नोब। और इसी सिनेप्टिक नोब में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। तो वो क्या करेगा कि संवेदना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाएगा। तो ये पूरा हम तंत्रिका का पार्ट दिखा रहे थे, तंत्रिका कोशिका का हम पार्ट दिखाए, इनकी न्यूरॉन का ही पार्ट दिखाए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डेंड्रॉन एवं डेंड्राइट्स किससे संबंधित रचना है। तो अभी तुरंत हम लोग देख लिए फिगर में कि डेंड्रॉन डेंड्राइट्स किसका पार्ट था, न्यूरॉन का। ऐसा काम क्या रहा कि संवेदना को ग्रहण करना और एक्सॉन के माध्यम से संवेदना को आगे बढ़ाना। तो ये आंसर हो जाएगा 4 का हो गया आंसर बी, 4 का हो गया बी। नेफ्रॉन तो किडनी की इकाई है। तो चलिए 5 नंबर अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संदेश को मस्तिष्क से प्रेरक अंग तक पहुंचाने वाले तंत्रिका को क्या कहते हैं। तो अभी देखें, ए यानी प्रेरक तंत्रिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटर नर्व। प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करता है कि मस्तिष्क से सूचना को पहुंचाता है, कौन, प्रेरक अंग तक पहुंचाता है। जैसे प्रेरक अंग में अभी कहे कि मसल्स क्या है, तो प्रेरक अंग है। तो 5 का हो गया ए। और संवेदी तंत्रिका कहाँ से कहाँ जाता है, तो ग्राही अंग से मस्तिष्क तक ये संवेदी तंत्रिका जाता है, जो संवेदना को ग्राही अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 6 में है कि मस्तिष्क के झिल्ली को कहते हैं। तो आंसर पहले लिख दें, सी मेनाइंजेज। मेनाइंजेज, मस्तिष्क के झिल्ली को हम लोग कहते हैं मेनाइंजेज। तो मेनाइंजेज में 3 पार्ट है। मस्तिष्क का झिल्ली 3 होता है, तीनों का नाम है ड्यूरामेटर, एरेक्नोमाइड और पायामेटर। मस्तिष्क के 3 झिल्ली, सबसे बाहरी झिल्ली का नाम है ड्यूरामेटर, बीच वाला का नाम है एरेक्नोमाइड और सबसे अंदर वाला झिल्ली का नाम है पायामेटर। तो तीनों झिल्ली को मिलाकर हम लोग कहेंगे कि मेनाइंजेज है, मस्तिष्क की झिल्ली है। तो पूछा कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितने मेनाइंजेज हैं, तो 3 मेनाइंजेज हैं। अब देखिए, ए चॉइस में था पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम कहते हैं हृदय के आवरण को, हृदय के आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। बी नंबर था प्ल्यूरा। तो ये फेफड़ा यानी लंग्स के आवरण को हम लोग कहते हैं प्ल्यूरा। तीनों का हो गया हल। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में है कि निम्नलिखित में कौन बुद्धि एवं याददाश्त का केंद्र है। तो आंसर पहले दे दें, सी यानी सेरिब्रम। अभी हम लोग देखें कि तंत्रिका का मुख्य भाग होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जिसको कहते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जिसको कहें हाइंड ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क में मुख्य रचना का नाम है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क में एक पार्ट है जिसका नाम है सेरिब्रम, मुख्य पार्ट है। और यह बुद्धि, याददाश्त, चिंतन का केंद्र है तथा ऐच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण केंद्र है। कौन, सेरिब्रम। इसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क।
तो अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग सेरिब्रम, जिसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। और सेरिब्रम दो भाग में बटा रहता है एक खांच के द्वारा। दोनों में प्रत्येक भाग को कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और दोनों पार्ट अंदर से एक रचना से जुड़ा रहता है जिसका नाम है कार्पस कैलोसम। तो स्तनधारी के ब्रेन का मुख्य लक्षण है कार्पस कैलोसम का पाया जाना। तो ये हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए ए चॉइस में था मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क का एक भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण केंद्र कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम ये भी पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन का एक भाग है और यह शरीर का संतुलन बनाता है। शरीर में का बैलेंस करना माने बैलेंसिंग ऑर्गन कौन है? सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम हो गया, शरीर का बैलेंस बनाना भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है हाइपोथैलेमस। अगला चॉइस में है हाइपोथैलेमस। तो ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इसमें भी दो पार्ट है, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा है थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये ठंडा या गर्मी का अनुभव कराता है या दर्द का एहसास कराता है। कौन? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम है कि यह ताप नियंत्रण का केंद्र है। बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल का केंद्र कहाँ है? तो हाइपोथैलेमस। इसके अतिरिक्त भूख, प्यास, प्रेम, घृणा इत्यादि का भी केंद्र है हाइपोथैलेमस। पूछता है कि भूख प्यास का केंद्र कहाँ है? तो हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण का केंद्र कौन है? तो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट रहा? अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। तो ये क्वेश्चन था 7 नंबर। और अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 में है कि निम्नलिखित में कौन ताप नियंत्रण का केंद्र है? तो पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा थैलेमस, तीसरा सेरिब्रम, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। तो 8 का ए हो गया हाइपोथैलेमस। जैसा कि हम लोग बात किए कि हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण का केंद्र है। तब भूख प्यास का केंद्र भी पूछता है, तो भूख प्यास, प्रेम, घृणा इत्यादि का भी केंद्र हाइपोथैलेमस ही है। ठंडा या गर्मी का एहसास दिलाना या दर्द का एहसास दिलाना ये काम है थैलेमस का। और सेरिब्रम बुद्धि, चिंतन, यादाश्त इत्यादि का केंद्र है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। और अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन 9 में है कि निम्नलिखित में कौन भूख प्यास का केंद्र है? सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरिबेलम, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम अभी जान गए कि बुद्धि, यादाश्त, चिंतन का केंद्र है। सेरिबेलम जान गए बॉडी बैलेंस का कार्य करता है, शरीर को नियंत्रित करता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन 10 में है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? प्रतिवर्ती क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका पहले आंसर दे दें सी, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया को इंग्लिश में लिखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जो शीघ्र एवं अनैच्छिक हो। शीघ्र माने कि तत्काल होने वाली क्रिया है और अनैच्छिक माने हमारी इच्छानुसार नहीं होता है। तो वैसी क्रिया जो शीघ्र एवं अनैच्छिक हो वो कहलाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मुख से लार आना, पलक झपकना, छींके आना
इत्यादि क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ से नियंत्रित होगा, तो हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से। या स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे रहता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक धागा जैसा रचना निकलता है जो रीढ़ की हड्डी में जाता है, वह कहलाता है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसका नियंत्रण करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का। प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहे कि वैसी क्रिया जो शीघ्र एवं अनैच्छिक हो। शीघ्र का माने कि तत्काल काम होगा। जैसे हम लोग कोई खट्टा पदार्थ का नाम लेते, जैसे इमली का नाम लिए तो मुंह में पानी आ गया, तो ये तत्काल क्रिया हुआ। ऐसा नहीं कि आज हम इमली का नाम सुने और 2 दिन के बाद मुंह से पानी आएगा, तब क्या कि मुंह में पानी आ रहा है, 2 दिन पहले इमली का नाम सुने थे, ऐसा नहीं होता है। तत्काल ये क्रिया होती है। तो तत्काल जो क्रिया होती है और अनैच्छिक, नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहते हैं कि मुंह में पानी आ जाए तो ही मुंह में पानी आता है, तो ऐसी क्रिया का नाम है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसका नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। पहला देखे छींके आना, दूसरा है पलक झपकना, तीसरा लार आना, चौथा सभी। तो क्या आ जाएगा, सभी। ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया है जो शीघ्र एवं अनैच्छिक होते हैं। पलक झपकना ये शीघ्र क्रिया है और अनैच्छिक भी, न चाहते हुए भी पलक झपकता है। सामने अगर कंकड़ दिखाया जाए तो पलक झपक जाता है फेंकने के पहले ही, इसका मतलब एक क्विक एक्शन करता है। मुंह में लार आना, तो अगर इमली का नाम ले रहा है तो तुरंत मुंह में लार आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आज हम इमली का नाम लेंगे 2 दिन के बाद मुंह से पानी आएगा, तो क्विक एक्शन होता है। तो क्विक एक्शन और अनैच्छिक, न चाहते हुए भी क्रिया जो होती है, उसी का नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। तो आंसर हो जाएगा क्या, सभी, यानी डी। तो 11 क्वेश्चन देख चुके। अब 12 नंबर 11 का कौन सा हो गया, डी। 11 क्वेश्चन देख लिए और 12 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी है। तो आंसर पहले लिख दें बी। मेरु तंत्रिका, देखिए मेरु तंत्रिका इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व, मेरु तंत्रिका। तो ये स्पाइनल नर्व, ये धागा जैसा रचना होता है जो मेरुरज्जु में स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। मेरु तंत्रिका कहाँ से निकलता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से धागा जैसा रचना निकलता है जिसका नाम है मेरु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व। अब मनुष्य में इसकी संख्या है 31 जोड़ी, 31 पेयर्स, 31 जोड़ी है। हर एक जीवों में मेरु तंत्रिका की संख्या अलग अलग होती है। चॉइस में दे रहे थे 33 जोड़ी, 31 जोड़ी, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी। और एक देखिए कि कपाल से भी ये कपाल से भी तंत्रिका निकलती है जिसका नाम है क्रेनियल नर्व। कपाल से निकलने वाले नर्व को कहते हैं क्रेनियल नर्व। इसकी संख्या पूरे स्तनधारी में 12 जोड़ी है। क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलता है, तो कपाल से, यानी ब्रेन से, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से निकलने वाला नर्व को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व। कितना हो जाएगा स्तनधारी में, स्तनधारी में हो जाएगा 12 जोड़ी। जितने स्तनधारी हैं, हाथी रहे चाहे चूहा, चूहा में भी 12 जोड़ी, मनुष्य में भी 12 जोड़ी, हाथी में भी 12 जोड़ी। तो इस तरह से जितने स्तनधारी हैं सब में इस क्रेनियल नर्व की संख्या, मतलब कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। तो ये हम क्वेश्चन देख रहे थे 12 नंबर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। कपाल तंत्रिका में क्रेनियल नर्व, पहला चॉइस है 12 जोड़ी, दूसरा 10 जोड़ी, तीसरा 31 जोड़ी, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 जोड़ी, यानी ए। 13 क्वेश्चन हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से होता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा मेडुला, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी सेरिबेलम। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और सेरिब्रम यादाश्त बुद्धि का केंद्र है। मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र इत्यादि का केंद्र है। तो तीनों के बारे में जान गए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। और क्वेश्चन आप देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कार्पस कैलोसम किससे संबंधित रचना है। तो आंसर पहले लिख दें सी। अभी देखें कि सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग है। यह एक खांच के द्वारा दो भागों में बटा होता है और दोनों भाग अंदर से एक रचना द्वारा जुड़ा होता है जिसका नाम है कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम स्तनधारी के मस्तिष्क का ये मुख्य लक्षण है। तो ये हम देख रहे थे क्वेश्चन 15 का। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निलय किससे संबंधित रचना है। तो पहले आंसर हम दे दें सी, निलय इन कहते हैं वेंट्रिकल। देखिए मस्तिष्क और हृदय दोनों में निलय पाया जाता है। जब बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ये चार कोष्ठ देखते हैं हृदय में, तो निलय हृदय में देख रहे हैं। और मस्तिष्क में भी हॉलो पार्ट होता है, वो भी कहलाता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल दोनों में होगा, इसलिए है बड़ा इंपॉर्टेंट। वेंट्रिकल दोनों में मिलता है, मस्तिष्क में भी और हृदय में भी। जनरली लोग जानते हैं कि हृदय में वेंट्रिकल है, लेकिन मस्तिष्क में भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी, यानी 16 का सी। बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। और अब 17 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो आंसर पहले लिख दें ए 1400 ग्राम। मस्तिष्क में, ये मनुष्य में मस्तिष्क का वजन है 1400 ग्राम। ऐसे कुछ वैरी भी करता है, कहीं अब देखे होंगे 1350 ग्राम, कहीं 1400 ग्राम, कुछ वैरी करता है। तो महिलाओं में मस्तिष्क का वजन लगभग 1250 ग्राम होता है, पुरुषों में 1400 ग्राम होता है। एक चॉइस में 140 ग्राम लिखे हैं, बी नंबर चॉइस। तो 140 ग्राम किसका होता है? तो किडनी का। प्रत्येक किडनी का वजन 140 ग्राम। वजन से पूछता है, इसलिए यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि 140 ग्राम किसका? किडनी का। एक किडनी का वजन है 140 ग्राम। 0.6 ग्राम सी नंबर चॉइस है। तो 0.6 ग्राम किसका होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। ग्लैंड से क्वेश्चन निकालेंगे तो हम डिटेल दिखाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। लेकिन अभी जानेंगे कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसका वजन है 0.6 ग्राम। और लास्ट में है 2 kg। तो 1.5 से 2 kg वजन लीवर का होता है लगभग में। तो 17 का हम लोग चारों चॉइस देखे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे 18 में कि CSF किस में पाया जाता है। तो पहले आंसर दे दें हम लोग बी, माने मस्तिष्क में। देखिए मस्तिष्क में 3 झिल्ली होती है। मान लो मस्तिष्क एक उलझा हुआ रचना होता है, इसमें 3 झिल्ली इस तरह से। बाहर झिल्ली का नाम दे रहे थे ड्यूरामेटर, बीच वाला का नाम एरेक्नोइड, और
सबसे अंदर वाला झिल्ली हो गया पायामेटर। अब ये दो झिल्ली के बीच में एक प्रकार का द्रव्य होता है, दो झिल्ली के बीच में एक प्रकार का द्रव्य होता है, इसी का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या करता है कि मस्तिष्क को आघात से सुरक्षा देगा, चोट से सुरक्षा देता है। इस शॉक एब्जॉर्बर होगा, मतलब कि झटका वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा और मस्तिष्क को सुरक्षित रखेगा। तो CSF का पूरा नाम क्या हो गया? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क के दो झिल्ली के बीच में। मस्तिष्क के झिल्ली को कहते हैं मेनाइंजेज। मेनाइंजेज क्या हो गया? 3, 1, 2, 3 देखें, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। तो ये क्वेश्चन था 18 नंबर का। और अब देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, EEG किससे संबंधित है? तो पहले इसका आंसर हम लोग देंगे मस्तिष्क ए। तो EEG एक तरह का टेस्ट होगा जो मस्तिष्क से संबंधित है। इसका नाम इंसेफ्लोएंजियोग्राफी। और यह एक होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हृदय से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए। EEG किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। और अब देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितना मेनाइंजेज होता है? तो पहला चॉइस था 3, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 4। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी 3। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कितना झिल्ली होता है? 3। तो मस्तिष्क के झिल्ली को हम लोग मेनाइंजेज कहते हैं। 3 मेनाइंजेज है। कौन कौन? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। तो इस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क में 3 मेनाइंजेज पाया जाता है। तो ये मस्तिष्क से, एक या नर्वस सिस्टम से मुख्य क्वेश्चन 20 हम लोग लिए थे। ये बहुत उपयोगी है, हर एक क्वेश्चन के लिए कारगर होगा। दरोगा, NTPC, ग्रुप डी, सभी तरह के विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस सबके लिए सेम ही होता है। तो 20 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए, इस पर विशेष हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चूँकि 20 क्वेश्चन जो उठाते हैं वो पूरा चैप्टर का होता है, वो पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है, इसलिए पूरा वीडियो आप देखते रहेंगे, ऐसे समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो फिर हम अगला दिन 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।